हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में ज्ञान बिंदु के क्वेश्चन बैंक का पहला प्रैक्टिस सेट कर लिया था और आज हम लोग इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है बिंदुश्री पाठक को। तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदुश्री पाठक को जाना जाता है। इसका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 1943 में हुआ था। इन्होंने भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की थी। इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इसकी मृत्यु 15 अगस्त 2023 को हो गई थी। तो यहाँ टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदुश्री पाठक को जाना जाता है। इनका जन्म वैशाली में हुआ है 1943 में और इन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की थी और इसको 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 15 अगस्त 2023 को इसकी मृत्यु हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो ये है टीकाकरण से संबंधित। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष में बच्चों को 7 टीके तथा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, खसरा, टीबी तथा हेपेटाइटिस बी लगाने का प्रावधान है। तो मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित और इसमें 7 टीके लगाने का प्रावधान है और इसे 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस UNEP की पहल है। इसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था। पहला बार विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था और विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन में मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस 1972 का परिणाम स्वरूप हुआ। तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये रियो डी जेनेरियो में किया गया था और 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तात्कालिक समस्या का समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी पर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21 को अपनाया गया था। और रियो प्लस 10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जिसे वो 2002 दक्षिण अफ्रीका, तो 1992 में 10 साल के बाद 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से जाना जाता है। फिर रियो प्लस 20, इसे मतलब 20 साल बाद 1992 के 20 साल बाद 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, 2026 फीफा विश्व कप का कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा USA, कनाडा, मेक्सिको में। तो 2026 में फीफा विश्व कप USA, कनाडा, मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कतर में आयोजित किया गया। विजेता इसका अर्जेंटीना रहा था, उपविजेता फ्रांस रहा था। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया। विजेता स्पेन रहा था और विजेता इंग्लैंड रहा था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में आयोजित किया गया। विजेता स्पेन रहा था और विजेता कोलंबिया रहा था। तो 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन USA, कनाडा तथा मेक्सिको में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो ये हो जाएगा सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, ये है। मानव मस्तिष्क की 3 प्रमुख भाग में विभाजित किया गया है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रमस्तिष्क और डायंस फेलॉन है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिबेलम कहते हैं, ये संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। मानव में किसी बात को सोचने समझने की कोशिश, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय प्रमस्तिष्क द्वारा होता है। एक डायसेफेलॉन है, इसके बारे में दिया है। यह अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। यह अधिक या कम ताप के आभास या दर्द व रोने की जैसी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। फिर मध्य मस्तिष्क है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनो ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का नियंत्रण करता है। फिर है सेरिब्रम पेंडिकल, यह तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिब्रम
कार्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है। और तीसरा है पश्च मस्तिष्क, यह भी 2 भागों में बटा हुआ है। अनुमस्तिष्क यह मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि को नियंत्रित करता है, ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। और है मस्तिष्क स्टेम, ये 2 भागों में बटा होता है। पॉन्स बेरोलाई यह श्वसन दर को नियंत्रित करता है। और मेंडुला ऑब्लोंगेटा, इसमें अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र स्थित होता है। हृदय की धड़कन, रक्तचाप और श्वसन क्रिया का नियंत्रण करता है। तो ये मेंडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रिया जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों का स्रावन इत्यादि करना किया जाता है। मेंडुला ऑब्लोंगेटा, इसे भारतीय ऐसे नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है। तो मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% होता है। यह प्रावधान 51वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। इसमें कहा गया है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या कुल सदस्य की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। ये डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है। तो ये है चालक रहित विमान। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य चालक रहित विमान है। लक्ष्य गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी पुनः उपयोग करने योग्य उच्च सबसोनिक हवाई प्रणाली जिसे डीआरडीओ और वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यह 1.5 किमी की लंबाई के 2 लक्ष्य भेज सकता है। नेक्स्ट है इसे भारतीय वायुसेना, नौसेना तथा भारतीय थल सेना में क्रमशः 2000, 2001 तथा 2003 में शामिल किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। तो बिहार का सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है। तो ये हो जाएगा कांवड़ झील। बिहार का सबसे बड़ी ऑक्सबो झील या गोखुर झील कांवड़ झील है। कांवड़ झील को एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी का गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कांवड़ झील बिहार की पहली और देश की 39वीं रामसर साइट है। तो कांवड़ झील बिहार की पहली और देश की 39वीं जो है रामसर साइट्स है। नेक्स्ट है लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लेक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। लेक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार में बराबर होती है। हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। रक्षा पेटी पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो देखिए कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत में। तो माही नदी कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है। तो ये हो जाएगी गंगा की। बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों से बहते हुए अंत में खगड़िया जिला में गंगा में मिल जाती है। तो बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलकर और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय होते हुए खगड़िया जिले के में गंगा में मिल जाती है और ये गंगा की सहायक नदी है। और इसकी सहायक नदी है मसान, बालोड़, तिऊर, धनौती आदि। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों को देखते हैं उत्तर दिशा या बाएं किनारे से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि। और दक्षिण दिशा या दाएं किनारे से टोंस, यमुना, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, क्यूल आदि। ये गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। ये अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात यह उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिरती है।
नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। यह जबलपुर के पास भेड़ाघाट और संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ओरछा नर्मदा के दाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। तवा, बंजर, सेर आदि इसकी अंश सहायक नदी है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है तथा ये जो है डेल्टा नहीं बनाती है, ये ज्वार मतलब एस्टूडी बनाती है, एस्टूडी का निर्माण करती है और ये भ्रंश घाटी से बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और ये धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेज को मिली। तो बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेज को इलाहाबाद की संधि के द्वारा मिली। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेज को इलाहाबाद की संधि द्वारा प्राप्त हुआ। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ था। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये का वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से करा और इलाहाबाद के क्षेत्र को लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुई। तो इलाहाबाद की 2 संधि हुई बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। तो पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को और दूसरी संधि हुई 16 अगस्त 1765 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 324 में किया गया है। चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के क तक चुनाव आयोग का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। तो चुनाव आयोग जो है आर्टिकल 324 से संबंधित है और ये 324 से 329 के क तक है और संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद जो है विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों का निर्वाचन और संचालन, निर्देशन को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? राज्य द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर तब संसद कानून बनाती है। संविधान में राज्य को 4 विशेष शक्तियां प्रदान की है जो लोकसभा के पास नहीं है। यह संसद को राज्य सूची अनुच्छेद 249 के विषय पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। यह संसद को नई अखिल भारतीय सेवा में सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। ये कितना? आर्टिकल 312 के तहत। केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। ये घटना में अनुच्छेद 67 में। यदि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब लोकसभा भंग की जा चुकी हो अथवा लोकसभा का विघटन हो गया हो तो इसकी स्वीकृति निश्चित अवधि के अंदर होता है। तब आपातकाल की घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी होगा। ये आपातकाल जो है 352, 356 तथा 360 में दिया गया है। तो 352 में कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है। ये जो है संविधान में लोकसभा को क्या क्या शक्ति विशेष प्राप्त है जो राज्यसभा के पास नहीं है। तो धन विधेयक आर्टिकल 110 को प्रथम बार सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। तो धन विधेयक कितना में है? अनुच्छेद 110 में है और इसको पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती। इस विधेयक को सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है। तो राज्यसभा जो है धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकती, इसको 14 दिन के भीतर जो है लोकसभा को लौटाना होता है। राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, इसके अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं करती। राज्यसभा जो है बजट पर चर्चा कर सकती है और इसके अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं करती है। राष्ट्रीय आपातकाल समय करने का संकल्प लोकसभा ही पारित करती है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है। तो ये सब विशेष अधिकार लोकसभा को प्राप्त है। नेक्स्ट है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 25 पूरब तक है। भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच विस्तृत है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर है।
तो ये भारत के बारे में। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है और भारत की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम लंबाई 2,933 किलोमीटर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग देख लिए थे। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणें से रक्षा करने वाली परत है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जिसे समताप मंडल कहते हैं, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत है। वायुमंडल की संरचना, तापीय विशेषता के आधार पर वायुमंडल की संरचना, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई से लगभग 13 किलोमीटर है। यह ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्तृत है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटना तथा वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, तरित तंद्रा, चक्रवात आदि घटित होते हैं। इसमें प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घट जाता है। क्षोभ मंडल समताप मंडल से ट्रोपोपॉज द्वारा अलग होता है। तो ये जो है क्षोभ मंडल के बारे में दिया गया और क्षोभ मंडल समताप मंडल से जो है ट्रोपोपॉज द्वारा अलग होता है। ये देखिए पृथ्वी के वायुमंडल के सभी परत के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जिसमें सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। तो यहाँ क्षोभ मंडल और समताप मंडल जो है ट्रोपोस्फीयर के माध्यम से अलग होता है और ये 18 मीटर तक है। और समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच स्ट्रेटोस्फीयर है और मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच मेसोपॉज है। तो ये हो गया क्षोभ मंडल के बारे में। आगे है समताप मंडल। तो समताप मंडल धरातल से इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है, 50 किमी है और इस मंडल में किसी प्रकार की मौसमी परिघटनाएं घटित नहीं होती है। इन्हीं दशाओं के कारण वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल की निचली सीमा आदर्श मानी जाती है। तो वायुयान किस मंडल में उड़ाया जाता है? समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है जो 15 से 35 किमी तक विस्तृत है। तो ओजोन परत कहाँ है? समताप मंडल में। इस ओजोन परत द्वारा सौरिक पराबैंगनी विकिरण तरंगे का अवशोषण होता है। समताप मंडल मध्य मंडल से स्ट्रेटोपॉज द्वारा अलग होता है। तो हम लोग ये देखे थे। फिर है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में है, मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य है। मध्य मंडल आयन मंडल से मेसोपॉज द्वारा अलग होता है। फिर है आयन मंडल। आयन मंडल का विस्तार 80 से 400 किलोमीटर के मध्य है। कुछ स्रोत में इसका विस्तार 640 किमी तक माना जाता है। आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। तो ये आयन मंडल के बारे में है। तो रेडियो तरंगे को कौन परावर्तित करता है? संचार माध्यम को संभव बनाता है। तो ये आयन मंडल। नेक्स्ट है बहिर्मंडल। यह मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी प्रशमन स्तर है। यह आयन मंडल के ऊपर से शुरू होकर सुदूर अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस तथा ऑरोरा बोरियालिस जैसे परिघटनाएं आयन मंडल में घटित होती है, जो एक प्रकार की सौरिक तूफान से निष्कासित इलेक्ट्रॉन तरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के नवमी को। सीता माता की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सभी महीनों में नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन है। चैत्र माह से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। तो हिंदू नववर्ष की शुरुआत कब से होती है? चैत्र मास से। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पक्षाप बादल। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल पक्षाप बादल कहलाता है। देखिए बादल का वर्गीकरण, औसत ऊंचाइयों के आधार पर बादलों को 3 मुख्य वर्गों तथा 10 उप वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए पहला है उच्च बादल, ऊंचाई इसका 6000 से 20000 मीटर तक। पक्षाप, इसमें है पक्षाप बादल। ये आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफ़ेद रेशम की भांति कोमल व बिखरे बादल होते हैं। ये हिमकणों के बने होते हैं, इसलिए
इनसे वर्षा नहीं होती है। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ये मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। तो चक्रवात के आगमन का सूचक कौन होता है? पक्षाप बादल। फिर है पक्षाप स्तरीय बादल। ये बृहद क्षेत्र में दूधिया चादर की भांति फैले रहते हैं। इनके आगमन पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभाव मंडल बन जाता है। चक्रवात के आगमन के क्रम में पक्षाप मेघों के तत्काल बाद यही बादल दिखाई पड़ते हैं। तो पक्षाप मेघ के बाद ये बादल दिखाई पड़ते हैं। फिर है पक्षाप कपासी बादल। ये सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोले की भांति दिखाई पड़ते हैं तथा प्रायः समूह में ये लहरनुमा रूप से दिखाई देते हैं। कहीं हम लोग देखते हैं बादल जा रहा है ऊपर, तो वही होता है पक्षाप कपासी बादल। मध्य बादल, ऊंचाई इसका होता है 2500 से 6000 मीटर और इसमें है उच्च स्तरीय बादल। ये भूरे अथवा नीले रंग के लगातार चादर की भांति फैले छोटे स्तरों वाले बादल होते हैं। इनके छाए रहने से सूर्य का प्रकाश धुंधला व अस्पष्ट दिखाई देता है। इससे विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार वर्षा होती है। फिर है उच्च कपासी बादल। ये सफ़ेद व भूरे रंग के पतले गोलाकार धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। संपूर्ण आकाश में ये महीन चादर के रूप में बिखरे होते हैं। निम्न बादल, इसकी ऊंचाई होती है 2500 मीटर तक। इसमें है स्तरीय बादल। ये धरातल के निकट कुहरे के समान बादल हैं। इनमें कई परत पाई जाती है। सामान्यतः ये आकाश में पूरी तरह छाए रहते हैं। तो ये बादल के बारे में था। फिर इसमें और इधर है स्तरीय कपास बादल। ये हल्के भूरे रंग सफ़ेद में गोलाकार धब्बों के रूप में मिलते हैं। ये जाड़े के मौसम में प्राय संपूर्ण आसमान को ढक लेते हैं। ये समानतः साफ मौसम का सूचक है। तो साफ मौसम का सूचक कौन है? स्तरीय कपासी बादल। फिर है कपासी बादल। इनका आकार गुंबदाकार या फूल गोभी के भांति होता है। इसके आधार क्षेत्र समतल पाया जाता है। ये प्रायः साफ मौसम की सूचना देते हैं। फिर नेक्स्ट है कपासी वर्षा बादल। ये अत्यधिक गहरे काले एवं सघन बादल होते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर विशाल मीनार की भांति उठे रहते हैं। इन बादलों में भारी वर्षा, ओला, तरित, झंझा आदि उत्पन्न होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में शीत बतागरों के सहारे मुख्यतः इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। तो ये हो गया कपासी वर्षा बादल। फिर है वर्षा स्तरीय बादल। ये धरातल से कम ऊंचाई पर स्थित घने काले व विस्तृत बादल हैं। ये बादल वायुमंडल में आर्द्रता को बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शीघ्र वर्षा होने लगती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में उष्ण वातावरणों के सहारे इन्हीं वर्षा बादलों से वर्षा होती है। तो ये बादल के बारे में था। नेक्स्ट है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो ये हो जाएगा नेपच्यून। दिए गए विकल्पों में वैसे तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, लेकिन इसका व्याख्या देखते हैं। नेपच्यून वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। वरुण ग्रह पर मौजूद मीथेन गैस द्वारा लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसका वायुमंडल अति घना है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया विद्यमान है। इसके प्रमुख उपग्रह ट्रिटोन व नेरीड है। शुक्र, वीनस को सांझ का तारा, भोर का तारा तथा पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति कर नीला ग्रह कहते हैं। मंगल, मार्च की सतह पर लाल फेरस ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। शनि, सैटर्न को गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है अरुण। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह तथा हरा ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ हम लोग देखिए, शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा तथा पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति अधिक होने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल पर फेरस ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। और सैटर्न को, तो शनि को गैसों का गोला एवं गैलेक्सी के समान ग्रह कहा जाता है। और अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ये फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया? तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, न्यूटन। तो इसका आंसर न्यूटन हो जाएगा। चलिए यहाँ गति के नियम के बारे में देखते हैं। गति के नियमों का प्रतिपादन आइजक न्यूटन ने किया था। आइजक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों का प्रतिपादित किया है। इन्होंने गति के 3 नियम का प्रतिपादित किया है, जो निम्न है। तो किस पुस्तक में किए हैं? प्रिंसिपिया में। और 1687 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी और उसमें 3 नियम बताया गया गति का। ये प्रथम नियम है, कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान गति से किसी सीधी रेखा पर चल रही है तो वैसी चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। फिर नेक्स्ट है, वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है।
प्रथम नियम से हम बल का परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है और इसे जरूरत का नियम भी कहा जाता है। इसका उदाहरण है, पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर नीचे गिरते हैं। नेक्स्ट है, गोली मारने से कांच में छेद हो जाती है, परंतु पत्थर मारने से कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये सब न्यूटन के गति के पहले नियम के उदाहरण है। चलिए, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गति के द्वितीय नियम में बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जैसे F बराबर ma। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होती है। इसका एग्जाम्पल है, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के बैग की दिशा में गतिमान कर लेता है। नेक्स्ट है, समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। नेक्स्ट उदाहरण है, गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगता है। गाड़ियां में स्प्रिंग और शॉक एज्वार्वर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। तो ये सब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम है। आगे तृतीय नियम है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसमें कहा गया है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो चलिए इसके बारे में और देखते हैं। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे उदाहरण, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, नाव के किनारे पर जमीन पर कूदने पर नाव के पीछे हटना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, नाव खेलने के लिए बांस को पीछे खींचना। तो ये सब तृतीय नियम है जिसमें क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और जरूरत का नियम और बल का परिभाषा किस नियम में है? तो वो न्यूटन की गति के फर्स्ट नियम में है। और इसका पुस्तक कौन था प्रिंसिपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यक है? इसमें ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, क्लोरेला, इसमें हो जाएगा क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधे के हरे भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं जल सहायक उत्पाद के रूप में निष्कासित होती है। पौधे में होने वाली यह क्रिया हरित लवक या पर्णहरित की उपस्थिति में संपन्न होता है। तो यदि प्रकाश संश्लेषण का है 6 CO2 प्लस 12 H2O, सूर्य प्रकाश और पर्णहरित 6 C6H12O6 प्लस CH2O प्लस 6O2। ये ग्लूकोज का निर्माण हुआ और ये सूर्य प्रकाश और पर्णहरित के उपस्थिति में होती है। ये पर्णहरित वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पौधों में जिन कोशिकाओं में पर्णहरित उपस्थित होता है केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाती है। पौधों में पर्णहरित प्रायः हरी पत्तियों में पाया जाता है। इस कारण पौधों का प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पर्णहरित के केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो पर्णहरित में क्या मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पौधों एवं कुछ जीवाणुओं में घटित होने वाली क्रिया है। शैवाल और हाइड्रिला जो प्रायः जल में मिलते हैं पूरा शरीर प्रकाश संश्लेषी होता है। तो शैवाल और हाइड्रिला का पूरा शरीर प्रकाश संश्लेषी होता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? ये अपघटक को कहा जाता है। अपघटक को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक पौधे का उपभोक्ता के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिक को साधारण यौगिक में अपघटित करते हैं। इस कारण इसे प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक वर्ग के अंतर्गत मुख्यतः जीवाणु व कवक आते हैं। फिर क्या है उत्पादक। उत्पादक किसे कहते हैं?
इसके अंतर्गत हरे इसके उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सरल और जैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं, ऐसे जीव एवं पौधे स्वपोषी अथवा प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक प्रायः जलयुक्त पौधे, शाक, झाड़ी तथा वृक्ष, जबकि गहरे जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पादप, पलवक, फाइटोप्लैंक्टन नामक प्लवक पौधे प्रमुख उत्पादक होते हैं। ये उत्पादक के बारे में है। फिर है उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता व उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता या शाकभक्षी कहलाते हैं, जैसे बकरी, खरगोश, ऊँट आदि। द्वितीय उपभोक्ता वह उपभोक्ता जो पोषण के लिए शाकभक्षी प्राणियों पर निर्भर करते हैं, जैसे सांप, भेड़िया आदि। तृतीय उपभोक्ता वे उपभोक्ता जो प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं, जैसे बाज, शेर, बाघ आदि। तो ये उपभोक्ता कहलाते हैं। ये देखिए पारिस्थितिक तंत्र के घटक, इसमें जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, और अजैविक घटक को 3 भाग में बांटा है: भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। भौतिक कारक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब आदि। और कार्बनिक कारक में जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज आदि। और कार्बनिक कारक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि। तो ये पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 73वां। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ। इस अधिनियम में संविधान में एक भाग 9 सम्मिलित किया गया और इसे पंचायत नाम दिया गया। भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 के 9 तक प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस सूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी वस्तुएं हैं। तो पंचायत के लिए कितने विषय हैं? 29। और कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद है 243 से 243 के 9 तक और भाग 9 है। और अनुसूची 11। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। निम्नलिखित समितियों का संबंध पंचायती राज से है। इसमें है बलवंत राय मेहता समिति 1957। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति 1977, जीवी के राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, थुंगन समिति 1988 और गाडगिल समिति 1988। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्था के संवैधानिकरण के लिए सर्वप्रथम राजीव गांधी सरकार ने 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। हालांकि यह पारित नहीं हो सका था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भी 1992 में पारित हुआ। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के भाग 9 क को जोड़ा, साथ ही 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया और इस प्रकार इस अधिनियम में नगर पालिका स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया और 74वां संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची में भाग 9 की क में नगर पालिका को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया। तो पंचायत को कितना विषय दिया गया था? 29 और नगर पालिका के लिए 18। निम्नलिखित समितियों एवं आयोग का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। इसमें हो जाएगा स्थानीय वित्तीय जांच समिति 1949 से 51, PK वट्टाल के द्वारा। 1953 से 54 कारारोपण जांच आयोग जॉन मथाई। 1963 से 65 नगर निगम कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर गठित समिति नूरुद्दीन अहमद। 1963-66 ग्रामीण नगरीय संबंध समिति APG जैन। 1963 स्थानीय नगर निकायों के वित्तीय संसाधन के संवर्धन के लिए मंत्रियों की समिति, ये हो जाएगा रफीक जकारिया अध्यक्ष। 1965-67 नगर निगम कर्मचारियों की कार्यदशाओं पर समिति, इसके अध्यक्ष BS मूर्ति। 1974 नगर प्रशासन से बजटीय सुधार पर समिति गिरिजापति मुखर्जी। 1982 में स्थानीय नगर निकाय तथा नगर निगमों के गठन, शक्तियों तथा कानूनों पर गठित अध्ययन दल के अध्यक्ष थे KN सहाय। 1985 से 88 नगरीकरण एवं राष्ट्रीय आयोग CN कुड़िया। तो ये नगर पालिका से संबंधित समिति है।
उल्लेखनीय है कि 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का प्रयास किया था। हालांकि विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हुआ और निरस्त हो गया। तो राजीव गांधी सरकार के द्वारा ही जो है नगर पालिका और पंचायत के गठन का जो है प्रयास किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? तो ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। तो कितने मौलिक अधिकार है अभी? 6, और मूल संविधान में कितना था? 7। तो इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। देखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क के तहत एक विधिक अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में निम्न संशोधन किए गए थे। इसमें क्या क्या किया गया था? राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया कि वह मंत्रिमंडल कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति जो है इसके लिए बाध्यकारी होगा। अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासक की संतुष्टि के उपबंध को समाप्त किया गया। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रीय आपात के लिए जो आंतरिक अशांति शब्द था इसको हटा के सशस्त्र विद्रोह रखा गया। राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इसे केवल विधिक अधिकार बनाया गया। तो ये सब 44वां संविधान संशोधन द्वारा था। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता इत्यादि। तो ये अनुच्छेद 20 और 21 को जो है आपातकाल में भी जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। आगे 27 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ क्या है? बर्फ एक आणविक ठोस है। बर्फ आणविक ठोस है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता तथा आयतन बढ़ता है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है और आयतन बढ़ता है। बर्फ में अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसमें आयतन 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। जब किसी पानी भरे पात्र में बर्फ तैर रही होती है तब बर्फ के पिघल जाने पर पात्र में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन बढ़ता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। तो ये जल के बारे में है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। सर्वोच्चता के सिद्धांत से तात्पर्य ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता से है। इसमें कहा गया है कंपनी की शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है, इसे सर्वोच्चता का सिद्धांत कहा गया। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में देखते हैं। 1813 से 23 तक जो है इसका कार्य रहा था। देखिए इसके समय में क्या क्या हुआ। आंगल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तथा सुगौली की संधि 1816 में। सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को मराकवेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई। तो सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को मराकवेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई। तृतीय आंगल मराठा युद्ध 1817 से 19 तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 लागू मद्रास के गवर्नर टॉमस मुंडो द्वारा। महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में लॉर्ड हॉल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में शुरुआत। 1822 में टेनेंसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम लागू बंगाल में। तो ये सब हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कैबिनेट मिशन में संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुआ। इस बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। संविधान का प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ था। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थीं।
यहाँ है संविधान की प्रमुख समितियाँ एवं उसके अध्यक्ष। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रध्वज संबंधी तथर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये संविधान सभा से प्रमुख संबंधित समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी से संबंधित पत्र पत्रिका एवं उसके पुस्तकें यंग इंडिया, हरिजन। नेक्स्ट है नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड। महात्मा गांधी संबंधी संस्थाएं हैं नेटाल इंडिया कांग्रेस 1894, फिनिक्स आश्रम 1904, टॉलस्टॉय फर्म 1910, हरिजन सेवक संघ 1932। तो ये महात्मा गांधी से संबंधित पत्रिका, पुस्तक और आश्रम थे। और लघुपतन के समय परिपथ में क्या होता है? तो लघुपतन के समय परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है। अति भारण या लघुपतन से बचाव हेतु फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अच्छे फ्यूज तार टीन के बने होते हैं। तो फ्यूज तार किसके बने होते हैं? टीन के। सस्ता फ्यूज तार सीसा एवं टीन के मिश्र धातु का बना होता है। तो अच्छे फ्यूज तार टीन के बने होते हैं और सस्ता फ्यूज तार जो है सीसा एवं टीन के मिश्र धातु से बने होते हैं। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदक MCB का उपयोग किया जाता है। घरों में दी जाने वाली विद्युत 220 वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा होती है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। तो ये फ्यूज के बारे में है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम का सप्त राम रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो ये पल्लवों ने बनवाया था। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिर में सबसे छोटी द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इसकी राजधानी कांची या कांचीपुरम थी। कीर्तार्जुनीय के लेखक भरावी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। मतविलास प्रहसन की रचना पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची से कैलाशनाथ मंदिर या महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये पल्लव के बारे में जानकारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऐप को RPF द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो ये किया गया है रियल मैंगो। रियल मैंगो ऐप को RPF द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। रियल मैंगो एक अवैध सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग रेलवे में आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता है। इससे पहले रेयर मैंगो के नाम से संचालित किया जा रहा था। ऑपरेशन नार्कोस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने हेतु ऑपरेशन मिशन अमानत है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल का गठन रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 द्वारा 1959 में किया गया था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो ये हो जाएगा 73%। और अंतिम आंकड़े के अनुसार 74.04%। 2011 के जनगणना के अनुसार क्या क्या है? भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14%। भारत में महिला साक्षरता दर 65.46%। लिंग अनुपात 943। भारत का शिशु लिंग अनुपात 919। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार की साक्षरता दर 21.8%। बिहार की पुरुष साक्षरता दर 71.2%। बिहार की महिला साक्षरता दर 51.5%। बिहार का लिंगानुपात 918। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये बिहार के बारे में और 2011 की जनगणना के बारे में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंग किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो अधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंग जो है हिमाचल प्रदेश में है। 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प प्रदान किया है। वर्तमान में भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 25वां है। वर्तमान में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास है। तो ये मतदान से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो ये गोंडवाना की शासिका थी। तो रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ था। रानी दुर्गावती के बचपन से
तीरंदाजी, तलवारबाजी का बहुत शौक था। रानी दुर्गावती का विवाह 1542 में कंटका गोंडवाना के शासक दलपत शाह से हुआ था। 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। 42 में शादी हुई और 50 में मृत्यु हो गई। रानी दुर्गावती पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर खुद राज्य की शासिका बन गई। अकबर के काल में गोंडवाना पर विजय अभियान आसफ खां के नेतृत्व में हुआ, क्योंकि अकबर उस समय उज्जैवकों की विद्रोह का सामना कर रहा था। 1564 में दुर्गावती को युद्ध में पराजित कर दिया गया। बाद में इस राज को अकबर ने इसी राजवंश से संबंधित चंद्रशाह को सौंप दिया। तो ये दुर्गावती के बारे में गोंडवाना की महारानी थी। निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? तो ये हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड रोग जो है बैक्टीरिया जनित है। बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग जैसे ये सब हैं: कोड, डिप्थीरिया, टिटेनस, प्लेग, क्षय रोग, हैजा, निमोनिया, गोनोरिया, क्षय रोग और सिल्फिस आदि, ये सब बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। विषाणु जनित रोग हेपेटाइटिस, खसरा, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो आदि, चेचक, रेबीज, डेंगू और एड्स, तो ये सब विषाणु से होने वाले हैं। कवक जनित रोग, इसमें एथलीट फुट, मदुरा फुट, दाद, खाज आदि कवक से होने वाला है। कोविड-19 एक श्वसन आधारित रोग है जो कोरोना वायरस विषाणु द्वारा होता है। ये विटामिन से कमी से होने वाला, विटामिन ए की कमी से रतौंधी या जीरोथैलेमिया, विटामिन बी1 बेरी, विटामिन बी3 पेलाग्रा, विटामिन बी11 पेचिस, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग होता है। यहाँ देखिए पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये उदयीन हो जाएगा। उदयीन हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। अजातशत्रु का सुपुत्र उदयीन था जो 460 में पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी शासक बना अपने पिता को मार के बना। अजातशत्रु बिंबिसार को मार दी और उदयीन अजातशत्रु को मार के गद्दी पर बैठा था। उदयीन के पाटलिपुत्र में मगध की राजधानी बनाया। पूर्व में राजधानी राजगिरी थी। उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला का भी बनवाया था। तो ये उदयीन द्वारा किया गया था। इसमें ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा C6H12O6। तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है। यहाँ देखिए व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र। इसमें भारी हाइड्रोजन D, भारी जल DTO, लाफिंग गैस N2O, शुष्क बर्फ CO2, ठोस बेकिंग सोडा NaSCO3, धोबन सोडा Na2CO3, 10H2O, साधारण नमक NaCl, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4, हाफ H2O, जिप्सम CaSO4, 2H2O, जल गैस CO+H2O, इथाइल H2H5OH, मंड C6H10O5 और इसका और लाइन फॉर्मेलिन HCHO या CH2O, सिरका CH3COOH, मार्स गैस CH4। तो ये रासायनिक सूत्र और व्यापारिक नाम है। नेक्स्ट है कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो कोठारी आयोग का संबंध जो है शिक्षा से है। कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने का उद्देश्य में कोठारी आयोग का गठन किया। डॉक्टर कोठारी इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। तो कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। नेक्स्ट है डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? इसका हो जाएगा नीलगिरी। तो डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं। इसका सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है। डोडा बेटा दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर चोटी है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है। अन्नामलाई की सर्वाधिक ऊंची चोटी अनाईमुडी है। यह पश्चिमी घाट सहित दक्षिण पूर्व भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी है। तो दक्षिणी भारत की सबसे सर्वोच्च शिखर चोटी अनाईमुडी है और दूसरी जो है वो नीलगिरी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगरा चोटी है जो 1690 मीटर है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है 1350 मीटर। उत्तरी सह्याद्री की सबसे सर्वोच्च शिखर जो है कलसुबाई है। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो माउंट आबू के पहाड़िया में स्थित है। तो ये पर्वत और उसकी चोटी है। 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को शामिल किया गया है? इसमें 22 भाषा है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया गया है। ये भाषा असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी
नेपाली, ओडिसी, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू है। मूल संविधान में 14 भाषा शामिल थी। सिंधी भाषा को 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 2003 में 92 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और ओडिया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया है। चंद्रयान 3 का लैंडर का क्या नाम था? इसके लैंडर का नाम था विक्रम। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र LVM-3M4 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। हैदराबाद चूँकि तेलंगाना में स्थित है, इसलिए भविष्य में हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी रहेगा। इसलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को प्रस्तावित किया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है शीतकालीन और लद्दाख की राजधानी लेह है। तो ये फिर हो गया। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है टोन। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं और यह सुनने में सुखद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? ये हो जाएगा डी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन मानव हार्मोन नहीं है, ये पादप हार्मोन है। तो यह हार्मोन के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में बृहद स्नागार पाया गया है? तो यह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार पाया गया था। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, सूती कपड़ा, मिट्टी का तराजू, मातृ देवी की मूर्ति, गले हुए तांबे की ढेर आदि मोहनजोदड़ो में से पाया गया है। जुते हुए खेत के साक्ष्य, आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, प्रतीकात्मक समाधियाँ आदि कालीबंगा से पाया गया है। शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य, कब्रिस्तान, R37 सावधान पेटिका आदि हड़प्पा से पाया गया है। लोथल से मनका उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, फारस की मुहर, बंदरगाह, धान की भूसी आदि पाया गया है। नेक्स्ट है, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? तो ये था पान चाओ। तो कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल पान चाओ था। नेक्स्ट है, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध कुश्ती से है। तो बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। ये देखिए, PV सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है, दीपिका कुमारी तीरंदाजी, हिमा दास जैसे ढिंग एक्सप्रेस कहते हैं धावक, साइना नेहवाल बैडमिंटन, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक, रवि कुमार दहिया कुश्ती, फाबिना पटेल पैरा टेबल टेनिस, मनु भाकर निशानेबाज और मीराबाई चानू भारोत्तोलक हैं। तो ये खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने दिनों तक धन विधेयक को रोका जा सकता है? तो ये हो जाएगा 14 दिनों तक। तो 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक जो आर्टिकल 110 में है, ये केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकृत कर सकती है न ही संशोधित कर सकती है, वह सिर्फ सिफारिश कर सकती है, जिसको मानने या न मानने के लिए लोकसभा स्वतंत्र है। तो ऐसा कह सकते हैं जो धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिन की अवधि बीत जाने पर यह स्वतः मान लिया जाता है, न कि धन विधेयक को जिस रूप में लोकसभा ने पास किया उसी रूप में राज्यसभा भी पास कर दिया जाए। नेक्स्ट है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा खेत। तो खेत कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो पारिस्थितिक तंत्र हम लोग पीछे क्वेश्चन में देखे थे। इसमें देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में स्थलीय में वन, घास के मैदान, मरुस्थल, जलीय में और लवण जलीय पारिस्थितिक तंत्र, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र और संक्रमणकाली पारिस्थितिक तंत्र। और कृत्रिम में हो जाएगा चिड़ियाघर, एक्वेरियम, खेत, पोल्ट्री फार्म आदि। और तालाब, झील, नदी, महासागर, सागर, एस्टुरी, लेगून आदि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम
B.O. चिदम्बरनार पोर्ट है। यहाँ मुख्यतः खाद्य तेल, कोयला, नमक एवं पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। तो ये जो है बंदरगाह के बारे में यहाँ दिया हुआ है, कौन बंदरगाह कहाँ है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेरक का कार्य क्या है, तो उत्प्रेरक का कार्य है, उसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। अभिक्रिया के दर को बढ़ा देना, अभिक्रिया के दर को घटा देना। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त होने वाले उत्पादों की सांद्रता के समय साथ होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया दर कहते हैं। और ये जो है उत्प्रेरक हुआ पदार्थ जो स्वयं तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता परंतु अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया में गति बढ़ाता है धनात्मक उत्प्रेरक, वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के दर को घटाता है ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, तो इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। और 1919 के अधिनियम के बाद 10 साल पे आना था, लेकिन ये 1928 में ही आ गया था। और साइमन कमीशन की स्थापना नवंबर 1927 में की गई थी और 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। और इसका जो है जवाहरलाल नेहरू तथा पंजाब में लाला लाजपत राय ने इसके नेतृत्व में जो है इस कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज से चोटिल होने पर लाला लाजपत राय, जिसे पंजाब केसरी कहा जाता है, 17 नवंबर 1928 को इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था, तो ये हो जाएगा MS खां। तो 1946 के सैनिक विद्रोह का नायक MS खां थे। फिर इसके नौसैनिक विद्रोह के बारे में दिया गया है। इसमें धात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है, इसमें से धातु खनिज कौन हो जाएगा, सोना, चांदी और लोहा, ये सब धात्विक खनिज है। नेक्स्ट है बेलाटीला किस लिए प्रसिद्ध है, तो बेलाटीला लो एस के लिए प्रसिद्ध है। बेलाटीला लो एस के लिए प्रसिद्ध है। भारत में लो एस के 2 प्रकार हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। लो एस के कुछ आरक्षित भंडार को लगभग 95% भाग ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ओडिशा में लो एस सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। फिर बेलाटीला छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लो एस खनन है। बेलाटीला एक पर्वत श्रृंखला है जो बैल के डील कुबर की तरह दिखता है, इसलिए इसे बेलाटीला कहा जाता है और ये लो एस के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा मोहगनी और रोजवुड, ये सब जो है सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। फिर ये सदाबहार वनस्पति 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा और 22 डिग्री सेल्सियस अधिक औसत तापमान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और इसमें सिनकोना, मोहगनी, रोजवुड, आर्किड, फर्न, आमनुस, बांस, तार आदि पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 100 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और इसके वनस्पति जो है साल, सागवान, शीशम, बेंत, चंदन, आंवला, सहतूत पाया जाता है। बबूल, नागफनी, खजूर, खेतरी शुष्क कटीली वनस्पति का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकादौड़ किस राज्य में प्रसिद्ध खेल है, तो ये हो जाएगा केरल। केरल का प्रसिद्ध खेल है नौकादौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नरोड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में, तो नरोड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अग्निमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर बोधगया हो जाएगा। तो अनिमेष लोचन चैत्य बोधगया में स्थित है। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी, तो चेन्नई में की गई थी। 1904 में भारत की पहली समुद्री सीपियों का उपयोग कर चेन्नई में सीमेंट बनाने में असफल प्रयास किया गया। भारत में सफल सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के रूप में पोरबंदर में की गई। तो पहली बार चेन्नई में की गई थी लेकिन ये सफल नहीं हुआ था और पहली सफल 1914 में पोरबंदर गुजरात में की गई। सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर 1824 में जोसेफ एस्पिटीन ने चीका और मिट्टी को जलाकर किया था। तो इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर 1824 में जोसेफ एस्पिटीन के द्वारा सीमेंट का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो, खासी और जयंतिया एक भाग है, तो ये है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है।
गारो खासी जयंतिया प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम में गिर पहाड़ी, दक्षिण में कार्डम पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग पठार तक है। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं क्योंकि यह कई पठारों से मिलकर बना है। उत्तर पूर्वी पठारों में मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? तो इंटरनेट साथी चलाया गया है भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए। महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए डाटा ट्रस्ट को सहयोग से गूगल द्वारा 2015 में यह कार्यक्रम चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो जाएगा रीजनिंग जैसे। किसी घड़ी में 1 घंटे वाली सुई 48 घंटे में कितने चक्कर लगा लेती है? तो ये हो जाएगा 4 चक्कर। 12 घंटे में 1 चक्कर लगाती है तो 48 घंटे में 48/12 बराबर 4 चक्कर। फिर श्याम एक स्थान दाएं से बाएं की ओर 8वां है तो पंक्ति में कुल कितना है? तो ये 15 हो जाएगा। ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर ये मैथ है तो हम लोग जीएस का बस देखेंगे। फिर ये मैथ हो जाएगा, फिर इधर रीजनिंग है। फिर आगे ये देखिए, यहाँ विद्रोह को सजाने के लिए है। कौन विद्रोह कब हुआ है? तो अहमदाबाद आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? 1917 में। और इसके बाद जो है अहमदाबाद मिल मजदूर जो है फरवरी मार्च में हुआ है, तो फिर ये हो जाएगा। और खेड़ा सत्याग्रह जो है मार्च और जून में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में और खेड़ा विद्रोह मार्च से जून में हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा 2, 1 और 3। फिर इधर मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग मैथ। हम लोग बस जीएस का सॉल्व करते हैं, फिर हो जाएगा। इधर मैथ का ही क्वेश्चन है, फिर रीजनिंग। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 30 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, लेकिन विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। देखिए, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हेतु 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष की उम्र चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद ट्रंक मार्ग ग्रांड ट्रंक रोड का निम्न में से किस से संबंधित है? तो ये संबंधित है सड़क परिवहन से। बृहद ट्रंक मार्ग का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। कालांतर में अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका मरम्मत करवाया। ग्रांड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सड़क मार्ग है। वर्तमान में NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। इस सड़क मार्ग को सड़क ए आजम भी कहा जाता है। तो किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसा संस्था है जो विश्व के सभी देशों के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग मानक विकसित काम करता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? तो ये घट जाएगी। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। अर्धचालक ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है, कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, कहीं रिक्त हो जाता है, अर्धचालक कहलाता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है परंतु प्रतिरोधकता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो दूरी का। तो ओडोमीटर के द्वारा दूरी का मापन किया जाता है। देखिए, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा कार या वाहन द्वारा चली गई दूरी का मापन किया जाता है। तो ऑडियोमीटर द्वारा यह उपकरण ध्वनि का तीव्रता की मापन करता है। ऑडियोफोन, इसका उपयोग लोग सुनने में
सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। बैरोमीटर यह उपकरण वायु दाब मापने का काम करते हैं। आमीटर इसका उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने वाला उपकरण। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने वाला। रेन गेज वर्षा मापने के काम आने वाला उपकरण। बल एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक न्यूटन है। शक्ति का SI मात्रक वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। नेक्स्ट है अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो ये मिलती है देवप्रयाग में, और वो गंगा बनती है। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर मिलती है। तो अलकनंदा और भागीरथी का संबंध देवप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार का संबंध कर्णप्रयाग। अलकनंदा और धौलीगंगा का संबंध विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी का संबंध रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी का संबंध नंदप्रयाग। तो ये हम लोग का 100 क्वेश्चन हो गया, और आज का ये क्लास यही तक रखते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और बताइएगा कैसा लग रहा हो। इससे आप लोगों का बिहार दरोगा और बिहार पुलिस जो भी हो सबका क्वेश्चन हो जाएगा, कवर हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है हमारी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।